दूसरा हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? हम बात कर चुके हैं कि जब इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल या दोज मॉलिक्यूल विच कैन चेंज देयर डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन आर आईआर एक्टिव। ऐसे मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन के दौरान उनके द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट में चेंज कर सकते हैं, वो क्या रहेंगे? आईआर एक्टिव रहेंगे। यानी कि वाइब्रेशन के दौरान अगर किसी कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है तो वो सभी आईआर एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज जो कंपाउंड है वो आईआर इनएक्टिव रहेंगे। तो कौन से कंपाउंड आईआर इनएक्टिव रहेंगे? केवल और केवल होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? N2, O2, H2, Cl2, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये आईआर इनएक्टिव रहेंगे और किसी भी कंडीशन में आईआर स्पेक्ट्रम शो नहीं करेंगे, हमेशा आईआर इनएक्टिव रहेंगे। ये हमेशा आईआर इनएक्टिव रहेंगे, ये कभी भी आईआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें वाइब्रेशन के ड्यूरिंग या वाइब्रेशन के दौरान कोई डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं हो पाता है। इनके अलावा सभी मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रम शो करेंगे, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उनके सारे जो वाइब्रेशनल मोड होते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं। परमानेंट डाइपोल मोमेंट जिन मॉलिक्यूल में रहेगा, उनके सभी जो आर वाइब्रेशनल मोड आईआर, उनके सभी वाइब्रेशनल मोड जो रहेंगे वो आईआर एक्टिव रहेंगे। और वाइब्रेशनल मोड की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? वाइब्रेशनल मोड की संख्या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए 3n माइनस 6 और 3n माइनस 5 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें जो 3n माइनस 6 है ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है, और 3n माइनस 5 जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब ये 3n माइनस 6 और 3n माइनस 5 कहाँ से आया, इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कि जब हम ऑर्डर ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता की कोटि की बात करते हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कितनी होती है? 3n होती है। और 3n किस किस के बराबर होती है? ये 3n जो होती है ये ऑर्डर ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोमेंट के योग के बराबर होती है। अब चूंकि अपन को वाइब्रेशनल निकालना है, तो वाइब्रेशनल बराबर 3n माइनस ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन दो तरह के मॉलिक्यूल मैंने बताए, कौन कौन से? नॉन लीनियर और लीनियर। तो नॉन लीनियर और लीनियर दोनों मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन मोशन जो होती है वो उसकी वैल्यू 3 रहेगी या 3 रहेगी, क्योंकि वो हो सकती है दोनों मॉलिक्यूल में, चाहे वो मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे वो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो, फिर भी उसकी वैल्यू ट्रांसलेशन की क्या रहेगी। लेकिन जो रोटेशनल है, रोटेशनल जो मोशन है उसकी वैल्यू नॉन लीनियर के लिए 3 रहेगी और लीनियर के लिए
2 रहेगी। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए कि जब अपन बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल की, सपोज CO2 है या HCl है, तो जब इस HCl मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो अपनी 3 डायरेक्शन होती है, X, Y और Z। तो ये जो HCl मॉलिक्यूल है ये रोटेशन कर सकता है Y डायरेक्शन में या Z डायरेक्शन में, लेकिन ये X डायरेक्शन में तो इसकी ज्योमेट्री है, इसलिए X डायरेक्शन में रोटेशन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो रोटेशन मोशन है वो कौन कौन सी, Z प्लस Y डायरेक्शन में ही होगी। तो कितनी वैल्यू होगी? 2 होगी। इसके अलावा जब अपन बात करें नॉन लीनियर की, जैसे मैं H2O मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और इसमें जो रोटेशन मोशन होगी वो X, Y और Z डायरेक्शन में हो सकती है। इसलिए इसके लिए रोटेशनल मोशन की जो वैल्यू रहेगी नॉन लीनियर के लिए वो कितनी रहेगी? 3 रहेगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम फॉर्मूला दे सकते हैं नॉन लीनियर के लिए, वाइब्रेशनल मोड इजिकल टू 3n माइनस, कितने हो गए नॉन लीनियर के लिए? 3 प्लस 3 6, और लीनियर के लिए हम दे सकते हैं 3n माइनस 5। क्लियर है? कैसे निकाला अपन ने? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो होती है 3n, वो किस किस का योग होती है? वाइब्रेशनल, ट्रांसमिशन और रोटेशनल का। और जब वाइब्रेशन में से हम ट्रांसलेशन और रोटेशनल घटा देंगे तो अपने पास वाइब्रेशन मोड किसी भी कंपाउंड के आ जाएंगे।